तोड़कर अलग करें, और उनको कामयाबी भी हुई। 71 में हमें नुकसान उठाना पड़ा, और 71 के बाद तकरीबन 74 वगैरह तक इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कर लिया। यानी अब इस वक्त आप इंडिया की अगर फिजिकल सुपीरियरिटी देखिए कि वो चंद साल पहले ईस्ट पाकिस्तान तोड़कर अलग कर चुके हैं, उसके बाद एटमी धमाका भी करते हैं, पाकिस्तान जख्मी भी है, मार भी खाया हुआ है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लगाई हुई थी, कोई असला हमारे पास नहीं था, डिमोरलाइज फौज थी, डिमोरलाइज आर्मी थी, और उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि किसी किस्म का अपना डिफेंस पेश कर सकता कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देता। कश्मीर को तो हम भूल ले, कश्मीर तो दूर की बात थी, मेनलैंड मगरबी पाकिस्तान जो बच गया था, इसका दिफा भी खतरे में पड़ गया था। इसी दौर में पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम शुरू करता है, और फिर पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का हुकूमत का तख्ता उलटता है, और जनरल जिया हुकूमत इनके हाथ में आती है। और जनरल जिया जो नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का रोशन तरीन पीरियड जो कहलाया जा सकता है, दैट वाज द जनरल जियास पीरियड। लॉटरी पाकिस्तान की इस तरह भी निकल आई कि सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता है, और 79 में अफगानिस्तान में दाखिल होने की वजह से पाकिस्तान दोबारा दुनिया में सेंटर स्टेज पे आ जाता है। अब पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया को, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी होती हैं, अमेरिकन की मजबूरी होती है कि पाकिस्तान की बात माने। अमेरिकन हमें सर्टिफिकेट लिख के देते हैं कि पाकिस्तान एटमी हथियार नहीं बना रहा, क्योंकि इसके बगैर वो हमें इमदाद नहीं दे सकते थे सोवियत से लड़ने के लिए, और पाकिस्तान उनकी नाक के सामने हथियार भी ले रहा था, असलाह भी ले रहा था, पैसा भी ले रहा था, और उसको डाइवर्ट कर रहा था एटम बम बनाने पे, और साथ साथ हम सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में जंग भी कर रहे थे। साथ साथ पाकिस्तान उस वक्त चीन के साथ भी बराबरी के लेवल पर मुआहदे कर रहा था, और साथ साथ मुस्लिम दुनिया की क़यादत भी हमारे पास आ चुकी थी। यह पीरियड पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल डिफेंस के लिहाज से गोल्डन पीरियड कहलाता है। हमने पूरी 80 की दहाई में, यह वो वक्त था कि जब हमने 1971 का बदला लेना शुरू किया इंडिया से, सिखों की तहरीक बिल्ड की, इसी वक्त कश्मीरी जिहाद को दोबारा बिल्ड किया गया, नागाज, आसाम, नक्सलाइट्स, माओइस्ट नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एग्जिस्टिंग तहरीक आजादियां मौजूद थी उनको इमदाद दी गई। श्रीलंका की मदद की गई कि तामिल टाइगर्स का मुकाबला करें, क्योंकि इंडियन श्रीलंका के खिलाफ एक जंग जो बर्पा कर रहे थे। तमाम खित्ते के तमाम ममालिक को पाकिस्तान ने इमदाद देनी शुरू की, उनके साथ दिफाई मुआहदे हुए, और यही वो पीरियड था कि जब पूरी दुनिया से जो मुसलमान तहरीकें अफगानिस्तान पहुंचती हैं, चाहे वो फलस्तीनी हो, चाहे वो चेचन्स हो, चाहे बॉस्नियंस हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे मोरो मैंडेनाओ के हो, पूरी दुनिया में एक साथ तहरीक जिहाद शुरू होती है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को अल्लाह कामयाबी देता है, सोवियत यूनियन टूटता है, सेंट्रल एशिया आजाद होकर चला जाता है, और ये वो पीरियड होता है कि जिसमें अफगानिस्तान जिहाद के खत्म होने के बाद हम एक तरफ कश्मीर, एग्जैक्टली इसी पीरियड पे कश्मीरी इंतफादा और फलस्तीनियन इंतफादा, ये दो इंतफादा शुरू होते हैं, दो बगावतें शुरू होती हैं ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ, और चेचन अपनी रेजिस्टेंस का आगाज करते हैं रूसियों के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के लिए दोबारा एक हैरत अंगेज मौका होता है कि सिखों की वजह से तो प्रैक्टिकली इंडिया का हाल यह था कि इंडिया टूटने पर आ गया था, और अब कोई और जरिया नहीं था मगरब के पास, इंडियंस के पास, मोसाद के पास, कि पाकिस्तान को रोकने का, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के हुक्मरान को शहीद कर दिया जाए और उनकी जगह पे एक करप्ट इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल हुकूमत लाई जाए कि जो आने के बाद उस सारे एलिमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेगी कि जो पाकिस्तान ने इस रीजन में अपने एसेट्स तैयार किए इंडिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नतीजतन ये कंफर्म्ड और डॉक्यूमेंटेड बात है कि इस्राएली मोसाद और इंडियन रॉ ने मिलकर जनरल जिया के प्लेन को क्रैश कराया। पाकिस्तान के अंदर भी गद्दार मौजूद थे, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर टू दिल्ली जॉन गंटर डीन, उसने एक्नॉलेज किया इस बात को कि रॉ के प्लान और मोसाद ने मिलकर जनरल जिया को क्रैश किया। जनरल जिया के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, और आनन फानन तमाम जिहादी तहरीकों को इतना शदीद नुकसान पहुंचता है, कश्मीर की मूवमेंट भी खत्म हो जाती है, प्रैक्टिकली कमजोर की जाती है, और सिख तो बिल्कुल खत्म कर दिए जाते हैं। सो इंडियन फेडरेशन को मौका मिल जाता है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का। मगर कश्मीरी बहरहाल एक जज्बे के साथ कई बरस तक अपनी कैंपेन को बिल्ड करते हैं। इंडिया के लिए यह सबसे नाजुक मौका था। 98-99 में पाकिस्तान ने एटमी धमाका भी कर लिया, सो नाउ वी बिकेम अ सुपर पावर आल्सो। और रियासती सतह पर यह बात अब पाकिस्तानी उम्मीद करने लगे थे कि जब कश्मीरी रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुकी थी अपने उरूज पे, पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी बन चुका था, अब हम 1971 का बदला लेने के काबिल भी थे, और जो एक नजर आ रहा था यह बात कि शायद हम कश्मीर में एक फिजिकल मिलिट्री इंटरवेंशन के जरिए कब्जा कर सके। तो कारगिल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग मुजाहिदीन की शुरू करते हैं और फिर पाकिस्तान आर्मी इसमें बराह रास्त शामिल हो जाती है, इट वाज द लोकल वॉर, उसके बावजूद इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि हम कारगिल में इंडियंस को प्रेशराइज कर सके। इंडियंस को जो शदीद नुकसान उठाना पड़ा, कलेक्टिव 65 और 71 की जंग में इतने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स नहीं मारे गए जितना कारगिल में मारे गए हमारे मुजाहिदीन और हमारे रेगुलर फोर्सेस के हाथों। मगर उस वक्त की सियासी हुकूमत को भी दे लॉस्ट देयर नर्व्स, दे कॉम्प्रोमाइज अमेरिकन प्रेशर पे। जिस तरह 48 में जब इंडियंस हारने लगे तो भागते हुए यूएन के पास गए, कारगिल में जब इंडियंस को मार पड़ने लगी तो भागते हुए अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने दबाव डाला, हुक्मरान कॉम्प्रोमाइज कर गए, और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें बीच में छोड़कर वापस हटना पड़ा। अगेन तारीखी मौका हमने जाया किया।
मगर इंडियंस गॉट अ ब्लडी नोज जो कहते हैं। 2009-11 के बाद, 2001 के बाद तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही तब्दील होकर रह गई। उससे पहले जो पाकिस्तान का फोकस कश्मीर पे या इंडिया की तरफ था, वो सारा फोकस तब्दील होकर अफगानिस्तान चला गया। हमको अपनी कई लाख फौजें अफगानिस्तान के साथ लगानी पड़ी। इंडिया के बॉर्डर की तरफ से हमने फौजें हटाई। इंडिया ने यह मौका गनीमत जाना। इंडियंस ने यह समझा कि अगर पाकिस्तान ने, चूंकि अमेरिकन प्रेशर है, पाकिस्तान ने सारा फोकस अफगानिस्तान की तरफ कर लिया है, तो इस वक्त इंडिया एक्सपेक्टेड कि उसके पास मौका है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान पर इन्वेजन करके, हमला करके पाकिस्तान को तोड़ दे। आपको याद होगा कि 2002 में एक धमाके के बाद कश्मीर में या इंडिया में कुछ पार्लियामेंट पे उनके हमला होता है और उसके बाद एक स्टैंड ऑफ होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया पूरी फौजें लाके पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा कर देता है और दो न्यूक्लियर ममालिक, तकरीबन 11 लाख फौजें आमने सामने एक साल तक आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहती हैं और खतरा यही होता है कि किसी लम्हे एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ये 2002 में इंडियंस ने उस वक्त इनिशिएटिव लिया, उस वक्त थ्रेट किया पाकिस्तान को कि जब हमारी तवज्जो थी अफगानिस्तान की तरफ हो गई थी। तो ये बात बिल्कुल डिसाइसिवली तय है कि इंडियंस किसी सूरत में भी कोई मौका अगर उनको मिलेगा तो छोड़ने वाले नहीं है। तकरीबन 2007 तक इस वक्त हाल ये हो चुका था कि मुशर्रफ दौर में कि पाकिस्तान इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुका था अपने कश्मीर के स्टैंड पे कि पाकिस्तान अब मुख्तलिफ ऑप्शंस देने लगा था कि चनाब फार्मूला ले लें, कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल को बॉर्डर बना लें, जो कश्मीर की तहरीक आजादी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। इंडिया ने फेंस लगानी शुरू कर दी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में एक बात याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर। लाइन ऑफ कंट्रोल इज लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसका 60 साल से यह हो रहा है कि यहां पे झड़पें हो रही हैं, यहां पे क्लैशेस हो रहे हैं, जिस मुल्क का बस चलता है, जिस पहाड़ी चौकी को चाहता है पकड़ लेता है, किसी किस्म का कोई लॉ वहां पे नहीं है। इट इज नॉट अ बॉर्डर, इट इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल। लिहाजा अगर कारगिल होता है और हम फौजें अंदर जाती हैं हमारी तरफ से या उनके लोग हमारी पोस्टों पर कब्जा करते हैं, तो ये एक्सेप्टेड नॉर्म है। हर रोज आपस में क्लैशेस होते हैं, फायरिंग होती है, एक दूसरे के लोग मारे जाते हैं और ये पिछले 63 साल से हो रहा है। इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, उसने इसराइल की मदद से ड्रोन्स लिए, बड़े हेरॉन और सर्चर जो इसराइली स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं, पूरे बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस रेडार्स लगाए, फेंसिंग लगाई, मल्टीपल लेयर्स ऑफ फेंसिंग लगाई और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया कश्मीर बॉर्डर को कि अब पाकिस्तान की तरफ से तो पॉसिबिलिटी नहीं थी किसी मुजाहिद के अंदर जा सकते। खुद कश्मीर के अंदर हाल यह था कि 80,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन कहलाता है कश्मीर, जो सिविलियन टू ट्रूप्स रेशो है वहां पे, यानी 35 लाख की अगर आबादी है तो 7 लाख फौज वहां मौजूद है। हर 5 सिविलियन के ऊपर एक इंडियन सोल्जर या पैरामिलिट्री या पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं इतना सिविलियन टू ट्रूप रेशो नहीं है और इसके बावजूद तहरीक आजादी खत्म होने में नहीं आ रही। इस दफा 14 अगस्त को जितना बड़ा पाकिस्तान में जुलूस निकाले गए, इससे ज्यादा बड़े जुलूस ऑक्यूपाइड कश्मीर में निकाले गए और पूरे हिंदुस्तान पे लाखों की तादाद में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। सो ये बात बिल्कुल एक डिसाइसिव हो चुकी है कि कश्मीर के रेजिस्टेंस को दबाया नहीं जा सकता।